360 में। यमन में जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी कांग्रेस में जारी कोशिशें। भारत में रियासती इंतखाबात, नताइज वज़ीर आज़म मोदी के सियासी मुस्तक़बिल के बारे में क्या इशारा देते हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा ज़मान। शुरू करेंगे हम पाक अमरीका ताल्लुकात से। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीका की सफ़ीर निकी हेली ने कहा है कि अमरीका को चाहिए कि वो पाकिस्तान को $1 भी ना दे। जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अमरीका निकी हेली की तजावीज़ पर अमल नहीं कर रहा। अपने ओहदे से कुछ ही अरसे में दस्तबरदार होने वाली निकी हेली ने अमरीकी जरीदे अटलांटिक को इंटरव्यू देते हुए कहा हाल ही में कि हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते हैं और वो दहशतगर्दों को पनाह देता है। अमेरिका को पाकिस्तान से कहना चाहिए कि इससे पहले कि हम आपकी फ़ौज की मदद करें या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपकी कोई मदद करें, आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। हेली अक़वाम मुत्तहिदा में अपने दौर के दौरान अमेरिका की पॉलिसियों में तब्दीली के बारे में बात कर रही थी और उन्होंने पाकिस्तान को उन मुल्कों की एक मिसाल के तौर पर पेश किया जिनके बारे में उन्होंने सदर ट्रंप को मशवरा दिया कि उनकी मदद का फ़ैसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में इनके वोट की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बुनियाद पर भी कि ये मुल्क अमेरिका की राह में रुकावटें खड़ी करते हैं या फिर उसके पार्टनर का किरदार अदा करते हैं। तो निकी हेली के इस बयान के जवाब में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, आइए देखते हैं। अगर उनकी पॉलिसी चल रही होती या उसको अहमियत दी जाती तो वो कंटिन्यू कर रही होती। लगता ये है कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी की है और वो सदर ट्रंप का ख़त इस बात की निशानदेही करता है ना कि वो पाकिस्तान से इंगेजमेंट चाहते हैं और पाकिस्तान से एक रोल की तवक्को वो कर रहे हैं। तो ये तो उस पॉलिसी के बरक्स है ना। निकी हेली इस साल के आखिर में बतौर अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर अपना जो ओहदा है उससे दस्तबरदार हो जाएंगी। अब कुछ बात करते हैं यमन की। सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत और ईरान की मदद से लड़ने वाले हूसी बागी 4 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए पहली बार आमने सामने बैठ कर मुज़ाकरात कर रहे हैं। स्वीडन में जारी इन मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी की शराइत तय करना है ताकि यमन में जारी इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए मौसर कोशिशें की जा सकें। तो इस वक्त हम चलेंगे अमान अज़हर के पास जो हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल हिल से। और अमान से सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं स्वीडन में, उनमें क्या पेशरफ्त हासिल हुई है? इस वक्त जो मामलात जहाँ पे खड़े हैं, जो लेटेस्ट राउंड है इस गुफ्तगू का जो स्वीडन में जारी है दोनों फरीकैन के दरमियान, जिसमें एक जानिब जो सऊदी अफवाज हैं, इत्तेहादी अफवाज वो हैं, दूसरी जानिब हुथी बागी हैं। उसमें जो एक मसला सामने आया है वो हुदैदा जो वहाँ पोर्ट सिटी है उस पर जो जारी मुहासरा और वहाँ जो जंग जारी है उसको ख़त्म करने के ऊपर जो तजावीज़ सामने आई हैं, दोनों फरीकैन ने उसको अपने अपने तौर पर मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि हुदैदा ही वो पोर्ट सिटी है जिसकी बंदिश जो पिछले 2.5 साल के अरसे से जारी है, उसके बायस वहाँ ख़ासा बड़ा इंसानी बहरान पैदा हुआ है, दवाइयों की किल्लत हुई है, ग़िज़ाई किल्लत वहाँ पे आई है जिसके बायस बच्चों और बूढ़ों को शदीद परेशानी का सामना है। लेकिन फ़िलहाल इस इन तजावीज़ के मुस्तरद दोनों फरीकैन की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद जो वहाँ मार्टिन ग्रिफिथ्स जो कि UN एनवॉय हैं यमन पे, उनकी जानिब से इन मुज़ाकरात को जारी रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है और इस बारे में उनका ख़ुद क्या कहना था, आइए उनके तासुरात सुनते हैं। ये इस नौइयत के कई मुज़ाकरात की पहली किस्त है। मैं यमनी सदर हादी से गुफ्तगू के बारे में पुरुमीद हूँ जिनकी क़यादत में हम यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं ताकि अगले 1 से 2 दिनों में हम उनसे इत्तफ़ाक़ राय कायम कर सकें और दूसरे फरीक़ैन के साथ भी मामला तय कर सकें कि यमन में जारी तनाज़े के सियासी हल के लिए कब और कहाँ दोबारा मुज़ाकरात किए जाएँ। जी, ये थे मार्टिन ग्रिफिथ्स जिनका इस जो सूरत हाल है इसको जारी रखने के बारे में उन्होंने ये बात की कल स्वीडन में। जी, जो स्वीडन में हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ वाशिंगटन में भी अमेरिकी कांग्रेस यमन की जंग में अमेरिका के किरदार से मुताल्लिक भी एक करारदाद मंजूर करने पर बातचीत करी है। उसकी क्या तफसीलात हैं और उस सिलसिले में अभी तक हमने क्या पेशरफ्त देखी है? जी बिल्कुल, ख़ासी गहमा गहमी है इस दफ़ा सेनेट में भी यहाँ वाशिंगटन में, जिसकी वजह वो करारदाद है जो कि डेमोक्रेटिक सेनेटर बर्नी सैंडर्स और उनके अलावा जो माइक ली जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से सामने आई है। ये जो इस मसले पर कई करारदादों में से एक करारदाद है जिस पे इस वक्त वोटिंग इस हफ्ते जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर जो तजावीज़ दी गई हैं उनका बड़ा मकसद जो यमन में जारी जंग है उससे अमरीकी शमूलियत को ख़त्म करना है। और इस पर जो तजावीज़ है उसमें फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग जैसे मसाइल समेत जो अमेरिका की जानिब से जो हथियारों
हथियार दिए जाते हैं सऊदी अरब को, उन पे भी नज़रसानी करना इसका हिस्सा है। अलबत्ता मुहक्किकीन का कहना है कि इन करारदाद या इस तरह की करारदाद से कोई अगर बामायनी कोई चेंज आएगी अमरीकी पॉलिसी में सऊदी अरब की जानिब, ये कहना अभी थोड़ा सा कबल वक्त होगा। और ये एक ऐसा इशू है जिसमें कांग्रेस और वाइट हाउस के दरमियान हम इख्तलाफ राय देख रहे हैं कुछ अरसे से। अमान नज़र हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। भारत की 5 रियासतों में आज असेंबलियों के इंतखाबात हुए। इन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर एक रेफरेंडम के तौर पर भी देखा जा रहा है। 5 में से 3 रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन मिज़ोरम और तेलंगाना में ऐसा नहीं था। तो अब तक जो नताइज सामने आए हैं उनसे क्या ज़ाहिर होता है, इस बारे में हम बात करेंगे नई दिल्ली में मौजूद हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से। तो रितुल, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि डिटेल्स क्या हैं, नताइज क्या सामने आए हैं आज? देखिए, अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं सारा, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जो 5 राज्य थे, 5 रियासतें थी, उनमें से 4 ने जो भी उनकी मौजूदा हुकूमतें थी उनको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। एक तेलंगाना इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी वही वापस आई है। मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। 116 सीट जो चाहिए हाफ पे मार्क तक पहुंचने के लिए, वो किसी भी पार्टी ने, बीजेपी या कांग्रेस ने अभी तक हासिल नहीं की है। और बहुत ही गजब का एक फोटो फिनिश जैसा यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहाँ 200-300 वोट के अंतर से ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो अभी तक ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, लेकिन एडवांटेज फिलहाल कांग्रेस को दिख रही है जहां तक राजस्थान का सवाल है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहां पे बहुत ही क्लियर विक्ट्री कांग्रेस के हाथ में है सारा इस वक्त। तो यानी बीजेपी के हाथ में हुकूमत नहीं रह सकी। कांग्रेस को 2 रियासतों में, 3 में से 2 में कम से कम कांग्रेस जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, जहां पे पहले बीजेपी की हुकूमत थी। तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं रितुल, इनको एनालिस्ट किस नज़र से देख रहे हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, बड़ी चीज एक तो ये है, आप मध्य प्रदेश से लेकर मिजोरम तक किसी भी अगर स्टेट को देख लें, उसमें एक तेलंगाना को छोड़ दें, क्योंकि वहां पे जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे अपनी विक्ट्री को लेके, और उन्होंने इलेक्शंस को बहुत पहले, इलेक्शन से पहले ही, वक्त से पहले ही असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन के लिए वो तैयार हो गए थे। लेकिन बाकी सारी जगहों पे आपको एक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नजर आएगा, और हर जगह स्टेट्स ने अपनी हुकूमतों को रिजेक्ट किया है। बीजेपी के लिए इस वक्त ये बैठ के सोचने का वक्त आ गया है कि क्या 2019 की राह उसके लिए उतनी ही आसान होगी जितनी 2014 में थी या नहीं थी। एक बड़ी चीज है सारा कि भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप 2014 के बाद से बिल्कुल एक रंग में रंगा हुआ दिखने लग गया था, लेकिन कम से कम अब ये दिख रहा है कि शायद दूसरी पार्टीज भी हैं, ऑपोजिशन नाम की कोई चीज भी है, और उतना आसान अब शायद नहीं रहेगा 2019 का रास्ता बीजेपी के लिए। हालांकि अक्सर ये होता है कि असेंबली में लोग अलग तरीके से वोट करते हैं, और जब सेंटर की बात आती है तो लोगों का वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। लेकिन फिर भी एक जो इनविंसिबिलिटी का जामा था बीजेपी के ऊपर कि ये हार नहीं सकती है, 2014 के बाद से जो चीज सामने आने लगी थी, वो अब फैक्टर साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, और अब हम ये देख रहे हैं कि अप्रैल या मई में अब जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं भारत के वो होंगे, तो यही देखना होगा कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं क्या यही पैटर्न आगे चल के भी फॉलो होता है या नहीं। रितुल जोशी हमारे साथ थी भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली से। बहुत शुक्रिया रितुल फॉर दिस अपडेट। भारत पे ही हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसानों ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिससे मुल्क के देही इलाकों में पाई जाने वाली बेचैनी की एक झलक बहुत वाज़ेह नजर आई। भारतीय किसानों का कहना है कि ज़राअत का शोबा अब मुनाफा बख्श नहीं रहा, जिससे उन पर कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। और तज्जियाकार कहते हैं कि किसानों में बढ़ता हुआ यही गुस्सा कुछ माह बाद होने वाले इंतखाबात में भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुतासिर कर सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुजाहरे के दौरान नाराज किसानों ने बताया कि क्यों वो मुल्क भर से नई दिल्ली में एहतजाज करने आए हैं। हमारा खानदान खेतों में दिन रात जो मेहनत करता है, हमें तो इस मजदूरी का फल भी नहीं मिलता। धान और जमीन, जब मैं चावल की फसल बेचने जाता हूं तो मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, हमें नुकसान हो रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि उनकी आमदन कम हो गई है क्योंकि अहम ज़रूरी ज़रूरियात जैसे खाद की कीमतों के मुकाबले में फसलों की कीमतें कम हो गई हैं। इनमें से अक्सरियत की आमदन $50 यौमिया से भी शायद कम है। तो इन हालात में ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें इनकी फसलों की काफी कीमत नहीं मिलती। सिर्फ यही एक मसला नहीं, मौसमियाती तगय्युरात भी एक बड़ा चैलेंज है। भारत के तकरीबन निस्फ किसानों को ज़राए आबपाशी तक रसाई नहीं है।
इस साल कम ही पानी होता है। इस वर्ष बहुत कम बारिशें हुई हैं, मेरी फसलें तबाह हो गई हैं, मतवातर खुश्कसाली रही है, इसलिए अब हमें सख्त मुश्किल का सामना है। बहुत से किसानों का कहना है कि वो ज़राअत के पेशे को खैराबाद कहना चाहते हैं। मैं ज़राअत छोड़कर कोलकाता चली जाऊंगी और वहाँ रोजगार तलाश करूंगी। खेती बाड़ी से कुछ हासिल नहीं। हालिया कुछ अरसे में किसानों के मुजाहरों में शिद्दत आई है। इस साल के दौरान दिल्ली में ये चौथा और सबसे बड़ा मुजाहरा था। जून में उन्होंने कम कीमतों की वजह से अपनी पैदावार गलियों में फेंक दी थी। देही इलाकों में बहरान तो था ही, मगर माहिर मुआशियात कहते हैं कि 2 बरस पहले करेंसी पर बिला तखसीस पाबंदी ने किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इसकी वजह से किसान उस सरमाए से हाथ धो बैठे जो उन्हें काम के लिए चाहिए होता है, तो उन्हें बैंकों से बुलंद शरह सूद पर कर्ज लेना पड़े, जिसके बायस उनकी लागत में इजाफा हो गया। मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था कि वो 5 बरस में ज़री आमदन में 2 गुना इजाफा करेगी, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। किसानों का मुतालबा है कि पार्लियामान का एक खुसूसी इजलास बुलाया जाए, जिसमें ज़राई पैदावार की बेहतर कीमतों और बैंकों के कर्जों की मुआफी के बारे में फैसला किया जाए। किसान कह रहे हैं कि ठीक है, बस बहुत हो गया, अब कुछ करने की जरूरत है। इंतखाबात में चंद माह ही बाकी हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास बहुत कम वक्त बचा है कि वो दिल्ली की सड़कों पर मार्च करने वाले किसानों का गुस्सा ठंडा कर सके। एंजना पसरीचा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुल्क में 4 हफ्तों से जारी मुजाहरों के बाद कौम से खिताब करते हुए कम तरीन तनख्वाह में अगले माह से 100 यूरो के इजाफे का ऐलान किया है और पेंशन पर भी इजाफी टैक्स का मंसूबा वापस ले लिया है। 17 नवंबर से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में येलो वेस्ट प्रोटेस्ट कहलाने वाले मुजाहरों का आगाज़ हुआ। वजह थी डीजल पर इजाफी टैक्स की मुखालफत। हुकूमत ने यह मंसूबा तो वापस ले लिया, लेकिन फिर मुजाहिरीन तनख्वाहों में इजाफे, टैक्स में कटौतियों, बेहतर पेंशन प्लान और यूनिवर्सिटियों में दाखिले की शराइत आसान बनाने का मुतालबा लेकर सड़कों पर निकलते रहे हैं। फ्रांसीसी सदर ने तस्लीम किया कि उनकी हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात नाफिज करने में गलतियाँ की। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हालिया मुजाहरों से फ्रांस के गरीब तबके की मुआशी मुश्किलात और हुकूमत में उसका अदम एतमाद नुमाया हुआ है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की कारकर्दगी से मुल्क की कमोबेश 25% आबादी ही मुतमईन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और अगर आपको हमारी वेबसाइट तक रसाई में किसी किस्म की मुश्किल हो रही है तो फिर हमारी तमाम तर कंटेंट आप फेसबुक के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। अमेरिका में जिनसी ज़्यादती और बदसलूकी के खिलाफ काम करने वाले रेप, एब्यूज़ एंड इंसेस्ट नेशनल नेटवर्क या रेन के मुताबिक इस मुल्क के अंदर हर 98 सेकंड में एक अमरीकी जिनसी हमले का निशाना बनता है और हर 11 मिनट में इस जुर्म का शिकार होता है एक बच्चा। जिनसी इस्तेहसाल के 55% वाक़यात तो मुतासरा शख्स के अपने घर के अंदर ही या फिर नज़दीक ही होते हैं। हाल ही में दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब एक ऐसी वर्कशॉप मुनक्किद की गई जहां जिनसी इस्तेहसाल के सदमे से गुजरने वालों की मदद के लिए और इस मसले के बारे में शऊर उजागर करने के लिए आर्ट का इस्तेमाल किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Young, actually, very young. When I was 13, yeah. 13 साल की उम्र में जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली कीनिया पोप आज यहाँ इस वर्कशॉप में बरसों बाद अपनी कहानी को एक आर्ट की शक्ल दे रही हैं। ऐसे वाक़यात को भुलाने में थोड़ा वक्त लगता है। ये वर्कशॉप मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। आर्ट के जरिए अपने एहसासात का इजहार करना बेहतरीन है। ये मॉन्यूमेंट क्विल्ट प्रोजेक्ट की वर्कशॉप है जहाँ पर रेप और जिनसी तशद्दुद की शिकार खवातीन और उनके सपोर्टर्स चादर के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपने पैगामात और कहानियाँ लिख रहे हैं। इन चादरों को तैयार करने का मकसद जिनसी ज्यादती और जिनसी बदसलूकी के शिकार अफराद के लिए एक महफूज प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, क्योंकि जब आप आर्ट वर्क करते हैं तो ये जख्म भरने में मददगार साबित होता है। यहाँ पर हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई पैगाम है जिसे वो आर्ट की शक्ल में यहाँ पर बयान कर रहा है और सबका पैगाम यही है कि आप जिनसी तशद्दुद के खिलाफ खामोश ना रहें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसे रिपोर्ट करें ताकि कोई और इसका शिकार ना हो। मैंने ये पैगाम दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हैं। इसका मकसद सिर्फ पैगाम देना नहीं है बल्कि जिनसी ज्यादती के शिकार अफराद को एक आवाज़ भी देना है। चादर के ये टुकड़े अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह तैयार होने वाले हजारों दीगर टुकड़ों के साथ जोड़े जाएंगे और इन्हें आपस में जोड़कर इनसे क्विल्ट्स या पलंग पोश बनाए जाएंगे।
इन क्विल्ट्स को आइंदा साल मई से लेकर जून तक अमरीकी दारुल हुकूमत वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल पर नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। मॉन्यूमेंट क्विल्ट प्रोजेक्ट का आगाज 2013 में किया गया था। उस वक्त से लेकर अब तक अमेरिका भर में इस तरह की 46 नुमाइशें की जा चुकी हैं और तशद्दुद की शिकार हजारों खवातीन का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। और मैंने भी अपना पैगाम कुछ यूं दिया है। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, लॉरल, मैरीलैंड। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ये था नीलूफर मुगल का पैगाम। अब चलेंगे हम मशरिक़ वस्ता। साल 2018 अपने ख़िताम को पहुंच रहा है। 1 साल हो गया है इराक़ में दाइश के ख़िलाफ़ फतह का ऐलान किए हुए, लेकिन ये 1 साल इराक़ के लिए कैसा साबित हुआ है उसके बाद आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने घर की जानिब जाता हुआ ये शख्स हमें अपने 3 बेटों की मौत की तफसीलात बता रहा है। इस्लामिक स्टेट के एक जंगजू ने इसके घर पर कब्जा कर लिया था। अमरीकी इत्तेहादी अफवाज ने एक फजाई हमले में इस घर को निशाना बनाया। इस हमले में जंगजू तो हलाक हुआ ही, लेकिन साथ में इस शख्स के 3 बेटे भी मारे गए। अब अपने बाकी बच जाने वाले बच्चों के लिए इस घर की दोबारा तामीर की इसमें इस्तिताअत नहीं। उन्होंने हमें 1 दीनार तक नहीं दिया, किसी इमदादी तंजीम या हुकूमत या किसी ने भी। मैंने अपने 3 बच्चे यहाँ खोए। हमारी साथी हैदर मर्डॉक बता रही हैं कि यहाँ मोसल के पुराने शहर में होने वाली इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं की शिकस्त को 1.5 साल होने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज्यादातर इलाका अब भी मलबे का ढेर है। जंग में कमी के बाद से आइसिस के जेर कब्जा रह चुकने वाले कुछ इलाके की तामीर नौ हो चुकी है। ये तामीर नौ का काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हुकूमत, मकामी डोनर्स और मकामी मुखैर हजरात की मदद से सरअंजाम पाया है, लेकिन इलाके भर में मौजूद इस जैसे तबाहशुदा घरों के रिहायशियों की अक्सरियत को तामीर नौ का काम खुद ही करना पड़ता है। मोसल के ऑफिशियल्स के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से माली मदद की इंतहाई कमी अस्पतालों, पुलों और दूसरे तामीराती प्रोजेक्ट्स की मुरम्मत और दोबारा तामीर की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमारा बजट बगदाद से आता है। हमने सूबे की तमाम माली ज़रूरियात की तफसीलात मरकज़ को फराहम की थीं। उनमें बिजली, पानी, सीवेज और दूसरी सर्विसेज की तमाम तफसीलात अलग अलग से दी गई थीं, लेकिन हमें कभी भी फंडिंग नहीं मिली। किसी भी लिहाज से इस इलाके में तामीर नौ की कोशिशें इंतहाई सुस्त रफ्तार से चल रही हैं। लाशें वहीं गल सड़ रही हैं जहां वो गिरी थीं। मकामी अफराद के मुताबिक इंतहा पसंद ग्रुप्स ने यहाँ 1.5 अशरे पहले उस वक्त अपने कदम जमाए थे जब जहाँ के लोग मरकजी हुकूमत और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से मायूसी और महरूमी का शिकार थे। इस वक्त जबकि मुल्क भर में तबाहकुन हमले जारी हैं, खासतौर से इस इलाके में परेशानी के साथ बड़े पैमाने पर तशद्दुद के फिर से फैलने का खतरा बढ़ रहा है। हैदर मर्डॉक के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब चलेंगे पाकिस्तान, जहां अजरक वादी सिंध का एक कदीम विरसा है। इसे हर रोज़ तो पहना ही जाता है, साथ में खुशी के मौके पे भी लोग बहुत फ़ख्र से ओढ़ते हैं। दूसरे इलाकों से आने वालों को ये बतौर तोहफा भी दिया जाता है। लेकिन सिंध में हाथ से अजरक बनाने का फ़न जवाल का शिकार हो रहा है। सक्खर में अजरक के तकरीबन तमाम ही कारखाने बंद हो चुके हैं, जिससे यौमिया काम करने वाले मजदूरों को भी शदीद माली मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मज़ीद बता रही हैं हमें सक्खर से किरण मिर्ज़ा। अजरक को सिंध की कदीम सकाफत और तहजीब व तमद्दन की अलामत समझा जाता है, लेकिन सूबे में अजरक की सनत मुश्किलात का शिकार है। सक्खर में हाथ से अजरक बनाने के 100 से ज़ायद कारखाने होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक है, जिसमें तकरीबन 10 अफराद काम कर रहे हैं। कारखाने बंद होने की एक वजह खाम माल की कीमत में इजाफा है। जिसमें ये बनता है वो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही। पहले वो चीज़ मिलती थी 10 रुपये किलो, अब वो मिल रही है 500 रुपये किलो। अब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? दस्तकारी का काम ये खत्म हो चुका है। अजरक बनाना एक मेहनत तलब काम है। कारीगरों के मुताबिक उन्हें यौमिया सिर्फ 350 रुपए उजरत मिलती है, जो ना तो घर चलाने के लिए काफी है, न ही उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा। बहुत है, आप देख रहे हैं छापा कितना बड़ा है, ये 360 छापे एक अजरक के अंदर। इसके ऊपर पानी का बचाव, ठंड का बचाव, सेम का बचाव उसका करना पड़ता है। जितना इसके ऊपर ठंड से बचेगा ना इस टाइम पे, तो इतना ही बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। हाथ से बनाई जाने वाली अजरक छपाई के 5 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर तैयार होती है, जिसमें इंतहाई महारत और तेज बिनाई की जरूरत होती है। बदलते दौर में हाथ से बनने वाली अजरक की जगह अब मशीनी अजरक ने ले ली है, जो कम वक्त में तैयार हो जाती है। लेकिन बहुत से ग्राहक बहरहाल हाथ से बनने वाली अजरक ही पसंद करते हैं। असल होती है
اور مشین سے بنی اجرک میں وہ معیار نہیں ہوتا. ہاتھ سے اجرک بنانے کے کارخانے بند ہونے سے بہت سے مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن جو کاریگر اب بھی اس کام سے منسلک ہیں انہیں امید ہے کہ اجرک کی اہمیت سمجھنے والے اس فن کو مرنے نہیں دیں گے. کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر. اور اب دیکھتے ہیں واشنگٹن میں جاری ایک دلچسپ نمائش جس میں امریکہ آ کر آباد ہونے والوں کی کہانیوں کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس ملک کا تنوع ہی اس کی طاقت ہے. بلیک راک آرٹ سینٹر کی گیلری میں بنائے گئے اس گھر کی در و دیوار کو 300 ممالک سے تعلق رکھنے والے 300 فنکاروں کے فنی نمونوں کی نمائش کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہاں موجود ہر فن پارہ آرٹسٹ کے آباء و اجداد کے امریکہ آنے کی کہانی بیان کرتا ہے. آج سمیت یہ نمائش ان تمام ادوار کی عکاسی کرتی ہے جب لوگوں نے بڑی تعداد میں یورپ، ایشیا اور جنوبی امریکہ سے یہاں ہجرت کی. ایلن وائس ون ہاؤس پروجیکٹ کے منتظمین میں سے ہیں. انہوں نے اپنے دادا کی کہانی پر آرٹ تخلیق کی جو 1900 میں رومینیا میں مذہبی تعصب سے فرار ہو کر امریکہ آباد ہوئے. ان کی عمارت زیر زمین ریلوے اسٹیشن کے ایک سٹاپ پر واقع تھی جسے خانہ جنگی سے قبل امریکہ کے جنوب سے فرار ہو کر آنے والے غلاموں کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ون ہاؤس پروجیکٹ واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی تخلیق ہے جن کے خاندان دنیا بھر کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے 2 سال قبل اس کی بنیاد رکھی تاکہ ہم آرٹ کے ذریعے ان امریکی اقدار اور اصولوں کے لیے اپنی حمایت دکھا سکیں جو درست ہیں، جیسے جمہوریت، اتحاد، برداشت اور رواداری. یہاں موجود کچھ شاہپارے امریکہ کے آبائی افراد کے آباء و اجداد کی کہانی بتا رہے ہیں اور کچھ یہاں لائے گئے غلاموں کی داستانیں. میں نے افریقہ کی کہانی بیان کی ہے، گو کہ ہمیں یہاں ہماری مرضی کے خلاف لایا گیا لیکن پھر بھی ہم نے امید کا دامن نہ چھوڑا. اس نمائش کا مقصد اس امر کو نمایاں کرنا ہے کہ امریکہ بھر میں آباد تارکین وطن کا تعلق مختلف قومیتوں سے ضرور ہے لیکن رنگ و نسل کا یہ فرق ہی دراصل ان کی طاقت ہے. جون سو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. یہ جو آواز ابھی آپ نے سنی اور سن رہے ہیں یہ زمین کے ایک ہمسایہ سیارے مریخ کی ہواؤں کی ہے. اسے ریکارڈ کیا ناسا کے روبوٹک مشن نے جو حال ہی میں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے مریخ تک پہنچا. آواز کو کچھ اونچا کیا گیا ہے تاکہ یہ آسانی سے سنی جا سکے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ زمین کو اپنے ہمسائے کے ماحول کے بارے میں ایسی معلومات ملی ہیں. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے urduvoa.com پر. اور اگر آپ یہ ویب سائٹ نہیں ایکسیس کر پا رہے تو پھر لاگ آن کیجیے ہمارے فیس بک پیج پر جس کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. یہاں پہ آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ اور تازہ ترین خبریں ہر وقت ملیں گی. سارا زمان کو اجازت دیجیے اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر سنیے مریخ کی ہواؤں کی یہ صدا. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.